नमस्कार। मैं जन्मता श्रीम गौतम। अंग्रेजी में एक कहावत है कि पावर करप्ट्स एंड एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। इसका मतलब ये है कि सत्ता या शक्ति आ जाने से व्यक्ति भ्रष्ट हो जाता है और बहुत ज्यादा सत्ता या शक्ति आ जाने से उस व्यक्ति के बहुत ज्यादा भ्रष्ट हो जाने की संभावना है। अब ये बात हम क्यों कर रहे हैं, उससे पहले आपको बता दें कि हमारे भारत के संविधान में जो सेपरेशन ऑफ पावर की बात कही गई है, उसमें से जो सरकार है उसके 3 अंग होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका। और लोकतंत्र के बारे में कहा जाता है कि लोकतंत्र के 4 स्तंभ होते हैं: कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका और मीडिया को इसका चौथा स्तंभ कहा जाता है। लेकिन सोचिए कि ये तीनों शक्तियां, कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, या फिर चौथी शक्ति मीडिया भी अगर किसी एक व्यक्ति में निहित हो जाए, या एक ही व्यक्ति इन तीनों या चारों क्षेत्रों में दबदबा रखता हो, तो वो व्यक्ति कितना ज्यादा पावरफुल हो सकता है। और ऐसा उदाहरण भारत में तो क्या पूरी दुनिया में एक ही है, और वो अकेला व्यक्ति है जो कार्यपालिका का भी अंग रहा है, विधायिका का अंग अभी भी है, न्यायपालिका का अंग अभी भी है, और मीडिया का भी अंग आप उसको कह सकते हैं, क्योंकि उस व्यक्ति ने एक चैनल भी बनाया था, टीवी चैनल बनाया था। हालांकि वो 6 महीने चला और उसके बाद वो अब दूसरे तरीके से यूट्यूब के माध्यम से भी मीडिया में अपनी जो धमक है वो दिखाने की कोशिश करता हुआ नजर आ रहा है। अब तक आप लोग उस व्यक्ति के बारे में बहुत थोड़ी सी आपको कल्पना हो रही होगी, या उसकी तरफ आप सोचते हुए नजर आ रहे होंगे, लेकिन अभी भी आप उस व्यक्ति को नहीं समझ पाए हो। ये व्यक्ति न्यायपालिका में पिछले, अगर कहा जाए तो 40 सालों से इसकी धमक है। राजनीति की बात की जाए तो राजनीति में भी ये करीब 35 सालों से इसकी धमक देखी और सुनी जा सकती है। हालांकि मीडिया के मामले में 2019 का जब लोकसभा चुनाव हुआ था, उससे करीब 4-5 महीने पहले इसने एक बड़ी तथाकथित बड़ी पत्रकार को लेकर एक टीवी चैनल चलाया था जिसका नाम था तिरंगा टीवी। और उसको इसने इसलिए चलाया था कि जिससे भारत के उस समय के प्रधानमंत्री को चुनाव जीतने से रोका जा सके, नैरेटिव फैलाया जा सके। संविधान बात करता है सेपरेशन ऑफ पावर की, लेकिन ये व्यक्ति संविधान के उस सेपरेशन ऑफ पावर यानी कि शक्ति के पृथक्करण के सिद्धांत की हंसी उड़ाता हुआ नजर आता है। ये व्यक्ति मंत्री पद पर रहता है, विधायिका में रहता है सांसद के तौर पर। ये तो बहुत से लोगों के साथ हो जाता है, क्योंकि जो विधायिका का सदस्य होता है वही मंत्री बनता है। लेकिन उसके साथ साथ ये उसी समय पर न्यायपालिका में भी अपना हस्तक्षेप रखता है। और आज की डेट में जब ये विधायिका का मेंबर है, तब भी ये न्यायपालिका में बड़ा हस्तक्षेप रखता है, या फिर आप कह सकते हैं कि न्यायपालिका के क्षेत्र में आज भी इसकी तूती बोलती है। आप लोगों को लग रहा होगा कि मैं आज कौन सी कहानी सुनाने लगा, क्या बात करने लगा। इस सब के पीछे एक बड़ा कारण ये है कि ये जो व्यक्ति है, इसकी जो कहानी न्यायपालिका में दबदबे की शुरू हुई थी, अब वो कहानी जिस परिवार से संबंधित केस में इसको दबदबा मिला था या उससे पहचान मिली थी, उसी परिवार के केस को लड़ते हुए ऐसा लग रहा है कि इसका जो पतन है वो अब पास में आता जा रहा है। लालू यादव जो चारा घोटाले के आरोपी थे, उनका केस लड़ा था इस सीनियर वकील ने, जिसको सीनियर एडवोकेट की जो पदवी है केवल 35 साल की उम्र में मिल गई थी। आप सोचिए, 45 साल के होने के बाद, 50 साल तक के होने के बाद बड़ी मुश्किल से जो वकील होते हैं, मेहनत करते हैं, या उनकी कहीं पहुंच नहीं होती, तो 55 साल में भी सीनियर एडवोकेट नहीं बन पाते हैं। लेकिन चूंकि ये जो वकील महोदय हैं, इनके पिता अटॉर्नी जनरल रहे थे पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट के, इसलिए इन्हें 35 साल की उम्र में सीनियर एडवोकेट का तमगा मिल गया था। और सीनियर एडवोकेट का एक ऐसा तमगा होता है
जिसके अपने फायदे होते हैं केसेस को लिस्ट कराने में और केसेस को डिसाइड कराने में भी उनको बहुत फायदा मिलता है। मैं ये आरोप नहीं लगा रहा हूं, ये लीगल फ्रेटर्निटी में बहुत अच्छी तरीके से सबको पता है। अभी भी मैंने उस व्यक्ति का नाम नहीं लिया है, लेकिन बहुत से लोग समझ गए होंगे कि मैं किसकी बात कर रहा हूं। जी हां, आप सही समझ रहे हैं। मैं भारतीय न्याय व्यवस्था के या फिर कहें कि वकीलों की फ्रेटर्निटी के सबसे पावरफुल वकील कहे जाने वाले कपिल सिब्बल की ही बात कर रहा हूं। ये कपिल सिब्बल महोदय अटॉर्नी जनरल के बेटे रहे हैं। इनके एक भाई हाई कोर्ट में जज हैं, दो बेटे भी वकालत में अच्छा खासा नाम और पैसा कमा रहे हैं। आज की डेट में अगर देखा जाए तो इन्हें भारत का सबसे ज्यादा कमाई करने वाला वकील कहा जा सकता है। हालांकि कहा तो ये अभिषेक मनु सिंघवी के बारे में जाता है, लेकिन अभिषेक मनु सिंघवी और इनकी कमाई लगभग बराबर है, क्योंकि न्यायपालिका के क्षेत्र में दोनों की ही पहुंच और दबदबा बराबर का ही है। कपिल सिब्बल 1983 में सीनियर एडवोकेट बन गए थे, जबकि 1973 में इन्होंने बार में रजिस्ट्रेशन कराया था। आप सोच लीजिए, 1973 में ये आईएएस के लिए भी सिलेक्ट होते हैं। हालांकि उन्होंने नौकरी नहीं की और वकालत को अपना पेशा चुना, क्योंकि उन्हें पता था कि भारत के अंदर अगर किसी पेशे में सबसे ज्यादा पैसा है, सबसे ज्यादा कमाई है, तो वो वकीलों का पेशा ही है। बिजनेसमैन कमाई तो बहुत करते हैं, लेकिन उनको टैक्स देना पड़ता है और वो पेशा नहीं, वो एक तरीके से अपना काम है, व्यापार है। जबकि वकालत जो ऐसा पेशा है कि किसी और पेशे में इतनी कमाई नहीं है। ये क्लाइंट बेस्ड ऐसा है कि इसमें कितनी कमाई हो रही है उसका अंदाजा आप इसी से लगा सकते हैं कि आज जो भारत के सुप्रीम कोर्ट में जजेस हैं, उनमें से सबसे ज्यादा पैसे वाले जज के.वी. विश्वनाथन है, जो कि पहले वकील रह चुके हैं और 93 करोड़ रुपए का वो टैक्स भी चुका चुके हैं अब तक। अभिषेक मनु सिंघवी की बात की जाए तो 100 करोड़ रुपए से ज्यादा के टैक्स चोरी का इन पर एक केस पेंडिंग है। ट्रिब्यूनल में केस चल रहा है, जिसमें कुछ खर्चों में इन्होंने हेराफेरी करके अपने जो आमदनी है उसको कम दिखाने की, टैक्स लायबिलिटी को कम दिखाने की कोशिश की थी। कपिल सिब्बल कितना कमाते होंगे आप इसी से अंदाजा लगा सकते हैं। ये जब विधायिका में होते हैं तब भी ये न्यायपालिका में जाकर वकालत करते हैं, यानी कि न्यायपालिका का हिस्सा होते हैं, जो कि शक्ति प्रतिकरण के सिद्धांत के खिलाफ है, जो स्पष्ट तौर पर कहता है कि कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका अलग अलग होनी चाहिए। और जब बात आती है जुडिशियल अपॉइंटमेंट की, तब भी यही दलील सुप्रीम कोर्ट की तरफ से या वकीलों की तरफ से दी जाती है कि शक्ति का पृथक्करण होना चाहिए। लेकिन फिर वही एक व्यक्ति जो एमपी है, एमपी बनकर किसी बिल के ऊपर बहस कर रहा है, वहां अपना मत दे रहा है, वही व्यक्ति आकर सुप्रीम कोर्ट में बार का मेंबर होने के बाद में दूसरे तरीके से भूमिका निभाता है, जिस पर तमाम सवाल उठते रहे। अश्विनी उपाध्याय उस पर सवाल उठाते रहे। और आप सोचिए कि जब पहली बार किसी जज के ऊपर संसद में अभियोग चलता है, महाभियोग चलता है, तो उस जज की वकालत करने के लिए भी यही व्यक्ति खड़े होते हैं। जी हां, वी रामास्वामी के केस में जो पहले जज हैं जिनके ऊपर भारत की संसद में महाभियोग चला था, उनकी तरफ से दलीलें देने के लिए जिस व्यक्ति ने पेश होने की हिम्मत दिखाई थी वो थे कपिल सिब्बल। ये 1993 का मामला है और उस समय इनकी उम्र 45 साल थी। आप सोच सकते हैं ये कितने पराक्रमी और कितने तेज तर्रार रहे हैं। पूरे देश में चारा घोटाले में लालू की बदनामी होने के बाद लालू प्रसाद यादव का केस लड़ने के लिए भी कपिल सिब्बल ही खड़े हुए थे और उसका इनाम लालू प्रसाद यादव ने इन्हें राज्यसभा का मेंबर बनाकर दिया था। हालांकि उससे पहले ये कांग्रेस पार्टी की तरफ से लोकसभा का चुनाव लड़ चुके थे।
और उसके बाद कांग्रेस पार्टी ने इन्हें अपने साथ मिला लिया और उसके बाद इनकी राजनीतिक करियर आगे बढ़ता ही गया। कांग्रेस की तरफ से ये प्रवक्ता के तौर पर टीवी चैनलों पर बोलते हुए नजर आए। बाद में मनमोहन सिंह की जब सरकार बनी तो उसमें इन्होंने कई सारे मंत्रालय संभाले और इनकी दलीलें तो इस कदर होती थी कि जब दूरसंचार घोटाला हुआ था तो संसद में बहस के दौरान इन्होंने कहा कि यह तो जीरो लॉस हुआ है, लॉस तो हुआ ही नहीं है। जबकि भारत के सीएजी ने आरोप लगाए थे कि हजारों करोड़ रुपए का घोटाला हुआ है, चाहे कोयला घोटाला हो, चाहे 2G घोटाला हो। लेकिन कपिल सिब्बल जैसे अदालतों में अपनी दलीलें देते हैं, वैसे ही संसद में हंस हंस कर ये मजाक उड़ाते नजर आए कि जीरो लॉस हुआ है, ये कहां से कैलकुलेशन हो गया, कहां से ये घोटाला हो गया। और उस जीरो लॉस थ्योरी के ऊपर इनकी काफी आलोचना भी हुई, लेकिन उन्हें इससे फर्क नहीं पड़ता है और वो लगातार उसी राह पर चलते जा रहे हैं। वो लगातार ऐसी चीजों की दलीलें देते रहते हैं जो न संवैधानिक होती हैं, न नैतिक होती हैं और ना ही राष्ट्र हित में होती हैं। आपको याद होगा कि मनमोहन सिंह की गवर्नमेंट 2013 में लक्षित हिंसा का बिल लेकर आने वाली थी, जिसके तहत देश में अगर कहीं भी दंगा फसाद होगा, लड़ाई झगड़ा होगा दो समुदायों के बीच में, तो जो बहुसंख्यक समुदाय है उससे जुड़े हुए व्यक्तियों को ही अपराधी और दोषी माना जाएगा। हालांकि यह कानून तो पास नहीं हो पाया, लेकिन 2014 के बाद ज्यादातर अदालतों में ऐसा लगता है कि अदालतों में यह कानून अभी लागू हो चुका है। क्योंकि आप जब भी देखेंगे कि कोई भी इस तरीके का मामला आता है, अगर व्यक्ति बहुसंख्यक समाज से जुड़ा हुआ है तो फिर उसके लिए फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन नहीं मिलेगी, उस पर कार्रवाई हो जाएगी, उसको जेल हो जाएगी, उसको जमानत नहीं मिलेगी। लेकिन अगर व्यक्ति किसी वर्ग विशेष से, खासकर एक विशेष अल्पसंख्यक समुदाय से, जो कि भारत का 2 नंबर का बहुसंख्यक समुदाय है, उससे जुड़ा हुआ है, तो फिर अदालतों की जो सोच है, अदालतों के जो जजमेंट है, वो लक्षित हिंसा वाली आइडियोलॉजी के आधार पर ही आएंगे। कुणाल कामरा को जमानत मिल जाएगी, जुबैर को जमानत मिल जाएगी, चाहे शर्जील इमाम जैसे लोग हो या दूसरे कन्हैया कुमार जैसे लोग हो, इनके ऊपर नरमी बरती जाएगी, क्योंकि ये बहुसंख्यक समाज के खिलाफ बात कर रहे हैं, अल्पसंख्यक समाज के खिलाफ नहीं। यानी एक ही अपराध के लिए 2 व्यक्तियों के लिए जजमेंट अलग अलग होंगे। और इसका ताजा उदाहरण अभी देखने को आया कि जब 2 एक ही उम्र की लड़कियों ने एक जैसा अपराध किया, लेकिन एक लड़की को तो हाई कोर्ट ने जमानत दिला दी, सरकार को फटकार लगा दी, पुलिस को फटकार लगा दी, और दूसरे मामले में एक लड़की जिसने माफी भी मांग ली, जिसने अपनी पोस्ट भी डिलीट कर ली और गलती का एहसास भी उसे हुआ, लेकिन उसको अदालत ने 14 दिन की रिमांड पर भेज दिया। अब आप कहेंगे कि इसका कपिल सिब्बल से क्या मतलब है? जी हां, बिल्कुल मतलब है, क्योंकि ये जो वकील होते हैं ये इतने पावरफुल होते हैं कि इनकी पावर के आगे पूरी जुडिशरी ताता थैया करती हुई नजर आती है। ये न्यायालयों के न केवल जो डिसीजन होते हैं उनको बदलने की ताकत रखते हैं, अपराधियों को जमानत दिलाने की ताकत रखते हैं, बल्कि न्यायालयों को प्रेसिडेंस स्थापित करने में भी इनकी भूमिका रहती है। ये जो कॉलेजियम का हल्ला आजकल देखा जा रहा है, इस कॉलेजियम को बनवाने में भी 4 बड़े वकीलों की बहुत बड़ी भूमिका है। और उन 4 बड़े वकीलों में से एक कपिल सिब्बल भी है, बाकी के 3 तो इस दुनिया में नहीं रहे, लेकिन कपिल सिब्बल बचे हुए हैं। जब एनजेएसी का मामला सुप्रीम कोर्ट में आया था तो तब भी 3 बड़े वकीलों की बड़ी भूमिका रही थी कोर्ट को अपना फैसला दिलवाने में। और वो 3 बड़े वकील कौन थे? फली एस नरीमन, जो कॉलेजियम वाले मामले में भी थे, दुष्यंत दवे। ये जो वकील होते हैं ये बहुत बड़े स्तर पर इस तरीके की कार्रवाई करवाने में कामयाब हो जाते हैं। अब चूंकि कपिल सिब्बल उसमें नहीं बोल सकते थे, कपिल सिब्बल तो वहां रहे थे संसद में और उन्होंने उसके पक्ष में भी वोटिंग की थी, लेकिन ये सब जो लोग हैं वो एक ही ग्रुप का हिस्सा है। और तीसरे वकील जो थे एनजेसी वाले मामले में वो थे प्रशांत भूषण। कॉलेजियम के मामले में उनके पिताजी शांति भूषण थे और एनजेसी के मामले में प्रशांत भूषण थे।
ये करीब 10-12 वकील हैं जिनका दबदबा चलता है इस देश में, जो जैसे चाहे किसी भी लॉ को इंटरप्रेट करा लेते हैं या मिस इंटरप्रेट करा लेते हैं, और ऐसा लगता है कि ये जो कुछ कह दे वही कानून बन जाता है, या फिर अदालतें उसी के आधार पर उसी से मिलती जुलती डिसीजन देने लगती हैं। आप जितने भी केस देखेंगे, अगर उन केसेस में कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दबे, प्रशांत भूषण जैसे गिने चुने अगर वकील खड़े हुए हैं, तो फिर उसके फैसले को आप पहले से अज्यूम कर सकते हैं, उसको पहले से अनुमान लगा सकते हैं। और कपिल सिब्बल की आप ताकत का अंदाजा इसी से लगा सकते हैं। हमने आपको बता दिया कि ये कार्यपालिका में मंत्री रह के अपना दबदबा दिखा चुके हैं, संसद में, राज्यसभा और लोकसभा दोनों में अपनी ये वो दिखा चुके हैं ताकत, और न्यायपालिका में तो ये 1993 से 1983 से जब से ये सीनियर एडवोकेट बने हैं तभी से अपने कारनामे दिखाते आ रहे हैं। मीडिया के तौर पर तिरंगा टीवी इन्होंने चलाया, बरखा दत्त को उसमें रखा गया था, हालांकि बाद में 6 महीने बाद बरखा दत्त ने इनके और उनकी पत्नी के ऊपर आरोप लगाकर वो अलग हो गई थी, इनसे हर्जाना भी मांगा था, लेकिन चूंकि कपिल सिब्बल का अदालतों में दबदबा है, इसलिए वो मामला फिर आर्बिट्रेशन में चला गया, मध्यस्थता के अंदर चला गया और इनको कोई सजा नहीं हुई। लेकिन इनका दबदबा बिजनेस कम्युनिटी में भी है। अभी जब ये चौथी बार SCBA यानी कि सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष थे, तो इन्होंने अपने मित्रों से कहकर 50 करोड़ का फंड इकट्ठा कर दिया। अब आप इसे उगाही कह सकते हैं, हालांकि इन्होंने तो ये कहा था कि मेरे पर्सनल संबंध है अदानी से, अंबानी से, बाकी जो बड़े बड़े उद्योगपति हैं, और मेरे कहने पर उन्होंने ये पैसा दिया है। दरअसल वो पैसा इसलिए दिया गया कि SCBA के जो सदस्य हैं उनको पर्सनल मेडिकल इंश्योरेंस की वो किस्त उस पैसे से जाएगी। हालांकि अब जो नए SCBA के अध्यक्ष बने हैं विकास सिंह, उन्होंने इस पर सवाल उठाया है और उन्होंने ये कहा है कि ये पैसा अगर CSR के तहत नहीं दिया गया है, यानी कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी के तहत नहीं दिया गया है, तो इसके पीछे कोई ना कोई डील हो सकती है, कुछ फेवर की बात हो सकती है, जिसलिए ये सारे बड़े पैसे वालों ने ये 50 करोड़ रुपए दिए हैं। अब फिर आते हैं उस बात पर कि इनका पतन कैसे होता हुआ दिख रहा है। अभी जो ताजा मामला आया है, हमने आपको बताया कि लालू यादव के चारा घोटाले के केस के बाद ये बहुत ज्यादा फेमस हुए थे, इनको फेम मिला और ये राज्यसभा भी पहुंचे। अब लालू परिवार के ही एक केस जो कि है नौकरी के बदले जमीन या जमीन के बदले नौकरी का जो मामला है, उसमें हाई कोर्ट में इनकी दलीलें बुरी तरीके से फ्लॉप हो गई और लालू को जो ये या लालू के परिवार को जो ये राहत दिलाना चाहते थे वो नहीं मिल पाई। मामला ये था कि लालू यादव के रेल मंत्री रहते हुए बहुत सारी नौकरियां निकाली गई और उन नौकरियों के बदले एक कंपनी या सोसाइटी बनाई गई थी जिसमें तेजस्वी यादव भी थे, और उस सोसाइटी के लिए जमीनें दान कराई जाती थी जिन लोगों को नौकरी दी जाती थी उनसे। अब ये मामला CBI ने इसका फाइल किया, FIR की, उसमें चार्जशीट लगी और इस मामले में सजा भी हुई, इसका डिसीजन भी आने को हुआ। लेकिन अब जब लोअर कोर्ट से PMLA जो PMLA कोर्ट है उससे जब इसका फैसला आया तो हाई कोर्ट पहुंच गए कपिल सिब्बल और उन्होंने ये दलील दी कि CBI ने जरूरी परमिशन नहीं ली थी लालू यादव के खिलाफ FIR करने से पहले। यानी आप सोचिए, इस देश में अगर आम आदमी अपराध करता है, कोई सामान्य व्यक्ति अपराध करता है, तो किसी तरीके की परमिशन की जरूरत नहीं होती, सीधे तौर पर जो एजेंसियों को पावर मिली हुई है उसी के तहत मामला दर्ज हो जाता है। लेकिन कोई नेता अपराध करता है, कोई अधिकारी अपराध करता है, कोई मंत्री अपराध करता है, तो फिर उसके खिलाफ पहले परमिशन लेनी पड़ती है, तभी आप जांच कर सकते हैं। लेकिन जजों के मामले में तो और ज्यादा कड़ा नियम बना हुआ है, वो भी वी रामास्वामी के ही केस से रिलेटेड है।
जिसमें यह कह दिया गया कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जजेस के खिलाफ कितने भी गंभीर मामले हो, कितना भी बड़ा अपराध हो, कितना भी बड़ा कदाचार हो, एफआईआर या जांच नहीं हो सकती जब तक कि सुप्रीम कोर्ट के सीजेआई उसकी परमिशन न दे दे। और सीजेआई की परमिशन कितनी मुश्किल है ये तो पूरा देश जान चुका है यशवंत वर्मा के मामले में। इतने बड़े तौर पर हल्ला मचा, करोड़ों रुपए की होली जली और बाद में जांच कमेटी भी बनी, इन हाउस कमेटी बनी, उसने भी मान लिया कि हाँ ये व्यक्ति अपराधी है। उसके बावजूद सीजेआई ने उस व्यक्ति के खिलाफ एफआईआर करने की परमिशन नहीं दी, बल्कि वो पूरे मामले को प्रेसिडेंट और प्रधानमंत्री को सौंप कर चले गए। जब इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका डाली जाती है तो वहां बैठे हुए जजों ने भी कह दिया कि तुम्हें एफआईआर करानी है तो प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति से संपर्क करो। और उनमें एक जज ऐसे भी थे जिन्हें ईमानदार कहा जाता है, अच्छे फैसले उन्होंने दिए, लेकिन वो भी जब ये मामला आया तो वो भी सीजेआई के उस डिसीजन के साथ खड़े होते हुए नजर आए। मैं बात कर रहा हूं एएस ओका की, क्योंकि एएस ओका की खंडपीठ ने ये फैसला दिया था मैथ्यू नेदुम्पारा की याचिका पर कि जाइए आप अगर एफआईआर करानी है, अब मामला प्रधानमंत्री राष्ट्रपति के पास है, उन्हीं से परमिशन लीजिए। दूसरे सीजेआई आए, उन्होंने भी इस मामले में एफआईआर को लेकर अभी तक कोई इनिशिएटिव लेने की कोशिश नहीं की है। वो चाहते तो एजेंसियों को इस जज के खिलाफ एफआईआर करने का निर्देश दे सकते थे। सवाल ये है फिर जो महाभियोग का क्या होता? महाभियोग की प्रक्रिया है वो तो केवल हटाने के लिए है, एफआईआर तो उससे पहले भी हो सकती है। और अगर एफआईआर होती है तो यशवंत वर्मा के ऊपर नैतिक दबाव होगा कि वो अपने पद से इस्तीफा दे, जिसको अभी तक वो नहीं दे रहे हैं। महाभियोग में क्या होता है आप समझ सकते हैं कि जब बी रामास्वामी का मामला आया था जिसमें कपिल सिब्बल ने दलीलें दी थी, उस मामले में कांग्रेस पार्टी ने सदन का बहिष्कार कर दिया था। भारतीय जनता पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टी और दूसरी पार्टियों ने उसके महाभियोग के पक्ष में वोट दिया था। 196 वोट उसके थे और 205 वोट एब्स्टेन हो गए थे, वहां से बहिष्कार कर दिया था उन्होंने सदन का। तो इस वजह से वो महाभियोग का मामला गिर गया था। तो क्या अभी ऐसा नहीं हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। सरकार को नीचा दिखाने के लिए कोई बड़ी बात नहीं है कि कांग्रेस और दूसरी विपक्षी पार्टियां सदन से बहिर्गमन कर जाएं या सदन का बहिष्कार करके बाहर निकल जाएं। तो सबसे बड़ा जो एक नैतिक जिम्मेदारी थी वो भारत के सीजेआई के ऊपर थी। पहले संजीव खन्ना के साथ थी, अब बीआर गवई के ऊपर है कि अगर वो खुद को ईमानदार दिखाना चाहते हैं, वो ये दिखाना चाहते हैं कि देश की न्यायपालिका जनता के साथ है, भ्रष्टाचार के साथ नहीं है, तो उन्हें परमिशन देनी चाहिए थी, अब दे देनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि इस देश की न्यायपालिका को क्या दर्जन भर वकील और कुछ जज मिलकर अपने हिसाब से ऐसे ही चलाते रहेंगे? कॉलेजियम के नाम पर जूनियर जजों को, सीनियर जजों को बाईपास करके सुप्रीम कोर्ट और चीफ जस्टिस बनाया जाता रहेगा हाई कोर्ट्स का। क्या महिलाओं को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा? दूसरे वर्गों को प्रतिनिधित्व नहीं मिलेगा? वहां केवल भाई भतीजावाद चलेगा? अब बहुत से लोग सवाल उठाते हैं कि इसको लेकर सरकार कोई कानून क्यों नहीं बनाती? सरकार ने कानून बनाया, उसको इन्होंने सीधे तौर पर असंवैधानिक घोषित कर दिया, जबकि वो एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट था 99वां। लेकिन इन्होंने हवाला दिया कि ये बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के खिलाफ है। जबकि उसी बेंच में जो 5 जजों की बेंच थी, एक जज थे जस्टिस चेलमेश्वर, उन्होंने ये कहा था कि नहीं ये कानून सही है। उनकी डिसेंट को नहीं माना गया। 4 जज जो उसके खिलाफ थे कानून के, उन्होंने उसको असंवैधानिक घोषित कर दिया। सरकार ने भी रिव्यू पिटीशन फाइल नहीं की, सरकार ने भी उस पर प्रेसिडेंशियल रेफरेंस नहीं मांगा। पता नहीं वजह क्या थी, उन्हें डर था कि शायद वो उनकी रिव्यू पिटीशन भी ऐसे ही खारिज हो जाएगी या वो विवाद नहीं चाहते, जो भी वजह रही हो। यानी आज की डेट में कॉलेजियम के खिलाफ, न्यायपालिका के खिलाफ सरकार कुछ भी करने की स्थिति में नहीं है। सरकार के पास उतना बहुमत भी नहीं है कि वो फिर से एक बार ऐसा कोई मजबूत कानून या मजबूत विधेयक बना के पास कर दे। फिर
सवाल उठता है तो क्या फिर देश इसी तरीके से न्यायपालिका और इन वकीलों का जो गठजोड़ है उसकी मनमानी को सहता रहेगा? तो उसका एक रास्ता है और वो है जनमत संग्रह। इसकी बात जब 2015 में एनजेएसी का केस चल रहा था, उस समय मैथ्यूज नेदुम्पारा ने सुप्रीम कोर्ट में भी उठाई थी और उन्होंने कहा था कि अगर न्यायपालिका इस तरह नहीं सुधरेगी तो फिर क्या इस देश के नागरिकों के पास केवल और केवल रेफरेंडम एक रास्ता रह जाता है। उन्होंने इसका उदाहरण भी दिया कि ऑस्ट्रेलिया में इसी तरह से एक केस हुआ था और तब ऑस्ट्रेलिया की जनता ने 80% लोगों ने जो जुडिशरी का फैसला था उसके खिलाफ वोट दिया था और बाद में जुडिशरी ने उस फैसले को माना था। तो क्या फिर हमारे देश में भी केवल जनमत संग्रह यानी कि जनता के बीच जागरूकता लाने के बाद में जनता की राय लेना ही एकमात्र रास्ता बचा है जिसके द्वारा इस कॉलेजियम सिस्टम को, इस जो मनमानी हो रही है न्यायपालिका की उसको, और ये जो वकील कभी सांसद बन जाते हैं, कभी मीडिया बन जाते हैं, कभी मंत्री बन जाते हैं और हमेशा ही ये न्यायपालिका के तो रहते ही रहते हैं, क्या उनके इशारों में खेलने दिया जाएगा? हम तो इसीलिए लगे हुए हैं कि किसी तरीके से लोगों के बीच जागरूकता फैले और उसके बाद पूरे देश में एक जनमत संग्रह कराया जाए, एक सर्वे कराया जाए। अगर देश की बहुसंख्यक जनता आज की व्यवस्था से सहमत है, उसे बदलना नहीं चाहती, तो ऐसे ही चलने दीजिए। और अगर इस देश की जनता इसको बदलना चाहती है, इसमें सुधार चाहती है, इसे संविधान के अनुरूप लाना चाहती है, तो फिर न्यायपालिका को भी उसके आगे झुकना पड़ेगा। आप सबसे हम ये कहेंगे कि इस मुहिम में हमें साथ दीजिए, आप आगे बढ़िए, हम पीछे रहेंगे, हमें आगे पीछे से कोई मतलब नहीं। हम ये चाहते हैं कि ये जागरूकता ज्यादा से ज्यादा फैले और फिर इसमें रेफरेंडम किस तरीके से हो पाएगा उस पर भी हम आगे काम करेंगे। जमीन पर जाकर लोगों से मिलना पड़ेगा, एक एक व्यक्ति को यह समझाना पड़ेगा कि आज देश में 5.5 करोड़ केसेस अगर पेंडिंग है तो उसके पीछे ये न्यायपालिका की मनमानी है या फिर कपिल सिब्बल, अभिषेक मनु सिंघवी, दुष्यंत दवे, प्रशांत भूषण जैसे वकीलों का भी खेल है, जिसकी वजह से आम जनता को न न्याय मिलता है न जमानत मिलती है और पैसे वाले बड़े से बड़ा अपराध करके भी जमानत लेकर छुट्टे घूम रहे होते हैं। आप सोचिए, लालू प्रसाद यादव का जो केस है वो 90 के दशक का है और इसमें सजाएं भी हो चुकी हैं, लेकिन लालू प्रसाद यादव छुट्टे घूम रहे हैं, उनकी राजनीति भी चल रही है, उनकी पार्टी भी चल रही है, बेटा मुख्यमंत्री भी बन जाता है, लेकिन कुछ नहीं होता। वो लोअर कोर्ट से उन्हें सजा हो जाती है, हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में ये बड़े बड़े वकील उनको आसानी से जमानत दिला देते हैं और जमानत पर रहकर उनका जो साम्राज्य है अच्छे तरीके से चलता रहता है। अभी एक केस डिसाइड हुआ है, 35 साल बाद लोअर कोर्ट से एक हिंसा हुई थी, एक झगड़ा हुआ था, एक उपद्रव हुआ था, उसके मामले में 35 लोगों को सजा हुई है। लेकिन वो 35 लोग अपनी जिंदगी तो जी चुके, 35 साल में उन्होंने बहुत कुछ आनंद ले लिए, जो कुछ करना था कर लिया। अब उन लोगों को 5-5 साल की सजा हुई है, 41,000 का जुर्माना हुआ, क्या फर्क पड़ता है? क्योंकि ज्यादातर लोग उसमें से 65 से 70 साल के हो चुके हैं, कई उनमें से मर भी चुके हैं। तो जब व्यक्ति को उसके किए का दंड नहीं मिलेगा और अगर दंड मिलता है वो उसको सब कुछ भोगने के बाद मिल जाए, उस ऐश्वर्य को भोगने के बाद, उस पूरी जिंदगी का आनंद लेने के बाद मिल जाए, तो फिर उसका मतलब क्या रहा? ये बात सुप्रीम कोर्ट को समझ नहीं आ रही है, क्योंकि उसको कुछ 1-1.5 दर्जन वकील अपने इशारों पर चला रहे हैं, अपने तरीके से चला रहे हैं, क्योंकि जो जजेस भी है उनमें से मोस्टली जजेस वकीलों में से ही आ रहे हैं। नीचे के जो जज है वो ऊपर तक नहीं पहुंच पाते। एक केस हमने आपको बताया था फातिमा बीवी का कि वो नीचे की जो लोअर जुडिशरी है उसमें सेलेक्ट हुई थी और भारत के मुख्य जो सुप्रीम कोर्ट है वहां तक पहुंची थी जज बनकर। लेकिन ऐसे केसेस बहुत कम है, रेयर है। आज की डेट में हाई कोर्ट्स के अंदर, सुप्रीम कोर्ट के अंदर जितने भी जज बैठे हैं उनमें 80% के करीब वही हैं जो मूल रूप से वकील रहे हैं। 15-15, 20-20 साल जिन्होंने वकालत की है, सीनियर वकीलों के साथ वो संपर्क में रहे हैं, उन्हीं के अंडर में वकालत की है, और वही लोग जब जाकर हाई कोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बन जाते हैं तो
उन वकीलों के एहसान भी मानते हैं। आपको याद होगा अभिषेक मनु सिंह भी तो एक फैक्ट्री चलाया करते थे लोगों को जज बनाने की। बाद में जब वो वीडियो आउट हुआ तो उन्होंने अपनी पावर का इस्तेमाल करके सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट को इस बात पर राजी कर लिया कि वो वीडियो नहीं फैलना चाहिए, वो उनका पर्सनल मैटर है। और ऐसा हुआ भी, उनकी बदनामी हो। यही बात कपिल सिब्बल ने भी उठाई थी। कलकत्ता का जब केस चल रहा था आरजी कर का, और उसकी लाइव स्ट्रीमिंग के दौरान उन्होंने सीजेआई चंद्रचूड़ से ये कहा था कि आप ये लाइव स्ट्रीमिंग बंद करा दीजिए, मेरी छवि खराब हो रही है, लोग मुझे उल्टा सीधा कह रहे हैं, मैं हंस रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। यानी कि ये लोग पारदर्शिता के भी खिलाफ हैं। ये कुछ भी अपराध करें, ये कुछ भी करें, किसी भी अपराधी का साथ दें, लेकिन इनके खिलाफ कोई बोले नहीं, इनकी चर्चा नहीं होनी चाहिए, नहीं तो ये उसके खिलाफ डिफेमेशन कर देंगे या केस में फंसा देंगे। इसलिए हमारी कोशिश यही है कि जनता को जागने की जरूरत है और ऐसे लोगों के जो कारनामे हैं वो भी लोगों को पता होना चाहिए। इसीलिए हमने ये वीडियो बनाया, क्योंकि कपिल सिब्बल आज सबसे बड़े फैक्टर है न्यायपालिका का। जो कुछ हो रहा है उसमें जो 1 दर्जन वकील हैं उनमें सबसे बड़ा फैक्टर कपिल सिब्बल है। जय हिंद, जय भारत।